ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरे दो वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मंगलसूत्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आदाब, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मैटूर मंगल पे। चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है लाला, वो दिया गया है। एक बार कहाँ गया सवाल, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो गोले दिए गए हैं, एक छोटा सा गोला यहाँ पर दिया गया आपको, एक छोटा सा गोला है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है लाला, वो दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक गोला छोटा सा दिया गया है। कैसा गोला? छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कितना आवेश दिया गया है, 1.5 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर जो आवेश दिया गया वो दिया गया है 1.5 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर जो आवेश दिया गया है वो दिया गया है 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है बच्चा, वो दिया गया है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इस रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अरे टोटल डिस्टेंस कितनी लाला? 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? 15 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी निकल के आएगी? 15 सेंटीमीटर। ओके, तो हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए, इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो विद्युत क्षेत्र इस आवेश का भी यहाँ पर मिलेगा, इस आवेश का भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। दोनों की वजह से आने वाले विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में हम उसका नेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, मान लिया कि ये आवेश 1.5, अपन लिखेंगे 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण ये मान लेता हूँ P बिंदु है, तो लिखेंगे आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चा? बोल। E1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? किसी बिंदु आवेश Q की वजह से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है K के अपॉन में R स्क्वायर। तो हम लिखेंगे Q अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश कितना दिया गया है? 1.5 माइक्रोकूलम दिया गया। माइक्रो को लिखेंगे 10 की घात -6 से, अपॉन में R कितनी है? इसकी वजह से यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि डिस्टेंस ये वाली लेंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। उसका स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 15 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2। इसका स्क्वायर करना, यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा। 15 × 10 की घात -2। इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे। अरे पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 यहाँ पर मिलेगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा हमारे को, देखो यहाँ पे 10 की घात -2 है, 10 की घात -2 है, कितना हो जाएगा? 10 की घात -4। यहाँ पे 10 की घात 1 यानी कि -3। यहाँ पर कितना दिया गया है? -6, यानी कि -3 -6 से कटेगा, 10 की घात -3 बचेगा। 10 की घात -3 यहाँ पर है और यहाँ पे 10 की घात 9 है, तो यहाँ से कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि अपन लिखेंगे 9/15 × 10 की घात 6। ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब इस आवेश की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी लाला? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उन दोनों पॉइंट को मिलाओ। अरे इस आवेश की वजह से यहाँ पे निकालना था, दोनों को मिलाओ एक लाइन से। दोनों को मैंने एक लाइन से मिला दिया। यदि धनावेश होगा तो इसी लाइन पर दिशा आएगी बाहर की ओर, और यदि ऋणावेश होगा तो इसी लाइन पर दिशा मिलती अंदर की ओर। क्योंकि यहाँ पर आवेश कैसा? धन आवेश। तो धन आवेश की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो बाहर की ओर मिलेगा, यानी कि अपन लिखेंगे ये वाले डायरेक्शन निकल के आएगी E1। ठीक है, अब मैं E2 का मान भी निकाल लेता हूँ। यहाँ से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यानी कि 3/5 आएगा। ठीक है ना, 10 की घात 6।
फिर इसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे इस वाले आवेश का, तो अपन लिखेंगे 2.5 माइक्रोकूलम के कारण, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है K की अपॉन R स्क्वायर। K का मान कितना होता है लाला बोल, 9 × 10⁻9। Q का मान कितना दिया गया है 2.5, लेकिन माइक्रो के लिए लिखेंगे 10⁻⁻6 अपॉन में R का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस 15 दिया हुआ है तो 15 का स्क्वायर करना यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही तो करना है। तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 5 से काटो 5 बार कटेगा, और 5 से काटो 3 बार कटेगा। आप इसको काट दो 3 बार कटेगा, यानी कि 5 दिया कितना बनेगा 15, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास में निकल के आएगा A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा। हाँ, यहाँ पर लाला हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 10⁻−2 है, यहाँ पे 10⁻−2, 10⁻−4, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 10⁻3, 10⁻3 को ऊपर लेके जाओगे तो आंसर क्या मिलेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 10⁻−3 है, इससे कैंसिल हो जाएगा -3 यानी यहाँ पे 10⁻9 यानी कि 10⁻6 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चा, अरे बोल भाई बच्चा, 10⁻6 मिलेगा। ओके, आगे तो सारे तो क्या हो गए कैंसिल हो चुके हैं ना, वैसे भी सम से 175 होते हैं यहाँ पे। ओके, या फिर कहीं पे मैंने मिस्टेक की है, एक बार देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 25 दिया गया यानी कि 225, यहाँ पर भी 15 × 15 225, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो नेट कितना मिलेगा, तो नेट कैसे निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं नेट, E1 - A2 करके। E1 का मान जिसका मान ज्यादा हो, क्योंकि देखो इसकी वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं लाला, डायरेक्शन बेटा निकाली जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है तो दोनों को मिलाओ, आप मिला दिया, इसी लाइन पर दिशा मिलेगी, लेकिन धनावेश है तो दिशा बाहर की ओर मिलेगी, यदि यहाँ पे ऋणावेश है तो दिशा अंदर मिलती है, यानी कि E2 की डायरेक्शन। अब E2 ज्यादा है कि E1 ज्यादा, नेट कौन सा मिलेगा, ये ज्यादा होगा ना, अरे ये यहाँ पे ज्यादा है तो इसका विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। देखो E2 का मान ये आ रहा 10⁻6, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.6। अरे यहाँ पर कितना आंसर मिलेगा 0.3 में 5 का भाग तो 0.6 × 10⁻6 मिलेगा कि नहीं, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 1 × 10⁻6। अरे ये ज्यादा होगा ना, यानी कि नेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे E2 - E1, इसका मान कितना 1 × 10⁻6, और इसका मान कितना है 0.6 × 10⁻6। 1 में से ये जाएगा तो 0.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही विद्युत क्षेत्र का मान है, कितना निकल के आएगा 0.4 × 10⁻6। कौन सी डायरेक्शन में निकल के आएगा, अरे ये ज्यादा है ये कम है, तो रिजल्ट भी जो मिलेगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। एक बार आंसर को अपन चेक कर लेते हैं क्या आंसर ये सही है, या फिर आप देख लेना, खुद देख लेना आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, तो आप इसको देख लेना। हाँ ठीक है, 0.4 × 10⁻6 आएगा। इसने बोला कि इसी पॉइंट पर विभव क्या होगा, तो सेकंड इसी का ही है कि इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, तो विभव निकालते हैं हम। बच्चा जल्दी से कॉपी में लिख दो, फिर मैं इसे रफ कर रहा हूँ, या फिर स्क्रीन को होल्ड करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर आपकी स्पीड बहुत धीमी है, तो वो स्पीड को 1.5 या 2 गुणा करके भी देख सकता है, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। आपको निकालना है इसी पॉइंट पर विभव निकालना है कि बिंदु P पर विभव क्या होगा, बिंदु P पर विभव क्या होगा ये देखते हैं। तो निकालते हैं बिंदु P का विभव, ठीक है। बिंदु P पर जो विभव होगा वो इस आवेश का भी होगा यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव, क्या आएगा V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, ठीक है। बाद में अपन मान रख देंगे K और Q और R का बाद में अपन मान रख देंगे, ठीक है। तो KQ में मैं मान लेता हूँ ये R1 है तो R1 लिख देंगे, ये आवेश Q1 है तो मैं लिख लेता हूँ Q1, लिखेंगे 2.5 माइक्रोकूलम के कारण विभव, क्या लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, क्या होता है KQ/R, क्योंकि इस आवेश को मैं Q2 मान रहा हूं तो Q2 लिखूंगा, और इसकी वजह से यहाँ पे निकाल यानी कि इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं R2।
तो टोटल कितना होगा P बिंदु का? अरे टोटल कैसे निकालते हैं विभव? विभव के अंदर को डायरेक्शन थोड़ी ना देखते हैं, डायरेक्शन, क्योंकि विभव कैसी राशि है? अदिश राशि, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे दोनों को, है ना। तो नेट आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। तो इसको सॉल्व करते हैं। V1 का मान कितना है? K Q1 अपॉन R1। V2 का मान कितना है? K Q2 अपॉन R2। सॉल्व करो इसे। देखो K तो दोनों में है तो बाहर ले लो, इसमें भी बाहर ले लिया। Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, बस इसे सॉल्व कर दो। K का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है? 1.5 इंटू 10 की घात -6, माइक्रो है ना, तो -6 करके लिखेंगे। अपॉन में R1 कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब 15 इंटू 10 की घात -2। फिर लिखेंगे प्लस Q2 का मान कितना दिया गया? 2.5 इंटू 10 की घात -6। R2 का मान यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। मीटर में बदलो 10 की घात -2। इसको सॉल्व करेंगे अपन। 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। तो देखो बच्चा, यहां से अपन सीख सकते हैं, यहां पर और यहां पर दोनों एक ही चीज है, जिससे कॉमन ले सकते हैं अपन। तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में आएगा, ठीक है ना। यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 15 इंटू 10 की घात -2 आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा? 1.5 इंटू 10 की घात -6। यहाँ पे क्या है? 2.5 इंटू 10 की घात -6, यानी कि ये दोनों बचेंगे, बीच में प्लस रहेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1.5 और 2.5 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं? अरे बोल हाँ या ना। ठीक है, 4 इंटू 10 की घात -6 आएगा। इसको सॉल्व ही तो करना है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा, देखो 9 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? या फिर ऐसे करो, 3 से काटो, 3 बार कटेगा, 3 से काटो 5 बार कटेगा, ये कितना होगा? 4 दिए 12 होगा, यानी कि 12/5 इंटू, अरे यहाँ पे कितना? 10 की घात -2, यहाँ पे 10 की घात -6, ये इससे कैंसिल होगा, 10 की घात -4, 10 की घात -4 और 9 कितना हुआ? 10 की घात 5। तो 12 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 2.4 इंटू 10। ठीक है बेटा, देखो इसे अपन सॉल्व करेंगे पूरे को। ये वैल्यू यहाँ पे रखी, इस वैल्यू को भी रखा, और यहाँ पे 15 इंटू 10 की घात -2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मैंने इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 1.5 और 2.5 कितना हुआ? 4, तो 4 इंटू 10 की घात -6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 2.4 इंटू 10 की घात 5, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसी का ही एक सेकंड पार्ट और दिया गया है, उसके अंदर पूछा गया है, उसको अपन करते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट करते हैं अपन, है ना। एक और दे रखा है, यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है, देख लेता हूं एक बार क्या दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, यानी कि यही दोनों आवेश दिए गए हैं, यही दोनों आवेश दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है 1.5 और यहाँ पे दिया गया है 2.5, और इनका मध्य बिंदु ये है। इसने बोला है कि मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली इस रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से, यानी कि इस रेखा पर एक पॉइंट दिया गया है, और कितनी दूरी पर दे रखा है एक बार देख लेते हैं। वो दिया गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर एक पॉइंट दिया गया है P, और वो कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो लाला डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? अरे टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो ये वाली कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ओके, आपको निकालना है इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो इस P पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस वाले आवेश का भी आएगा और इस वाले आवेश का भी आएगा। क्लियर है? तो पहले हम निकालेंगे इस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, तो निकालते हैं। तो लिखेंगे 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण P पर
विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है लाला? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के की अपन आर। तो लिखेंगे के क्यू अपन में आर का स्क्वायर। ओके, हाँ मैं मान लेता हूँ कि इसकी वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो E1 आ रहा है, तो अपन E1 लिख देंगे। ओके, तो देखो इसकी वजह, हाँ डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन कौन से निकल के आएगी? डायरेक्शन कैसे निकालते? दोनों पॉइंटों को मिला दिया। धनावेश होगा तो इसी लाइन पर बाहर दिशा मिलेगी और ऋणावेश होगा तो इसी लाइन पर अंदर मिलती, क्योंकि आवेश का साथ धनावेश की वजह से इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर जो दिशा मिलेगी वो बाहर की ओर मिलेगी E1। ये निकल के आ गई E1। ओके ठीक है, के की ओपन में आर स्क्वायर। इसको सॉल्व अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूं R1, तो अपन लिखेंगे R1। इस आवेश को नाम दे दिया मैंने Q1, तो लिखेंगे ये Q1 है, तो मैंने लिख दिया Q1। ओके ठीक है, फिर लिखेंगे इसे मैंने नाम दे दिया Q2 आवेश, तो अपन लिखेंगे 2.5 इंटू 10 की घात -6 यानी कि माइक्रो कूलम आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो लिखेंगे E2 इज इक्वल टू के, आवेश कितना Q2, तो Q2 लिखेंगे अपॉन में दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, अरे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, R2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंटों को मिलाओ, आप मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी, इसी रेखा पर दिशा होगी, क्योंकि धन आवेश होगा तो इसी रेखा पर दिशा बाहर की ओर मिलेगी, यानी कि जो दिशा मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, E2। ओके, ये आ गया, यानी कि E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन ये है, यानी कि हमारे पास में दो सदिश आगे, एक E1 सदिश ये है, E2 सदिश ये है। आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालना है कि भाई रिजल्ट जो आएगा वो कौन सी दिशा में निकल के आएगा। तो देखो इस आवेश की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा E2 ज्यादा होगा, और इस आवेश की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा E1 वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आवेश की मात्रा कम है तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे कम मिलेगा, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, यानी कि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि E2 का मान ज्यादा होगा और E1 का मान कम होगा। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। क्लियर है? तो वो कितना मिलेगा वो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि कोई भी दो सदिश दिए गए हैं P और Q, उनका यदि आपको परिमाण R ज्ञात करना है तो R कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला होता है, यदि दो सदिशों के बीच P और Q के बीच में एंगल थीटा दिया गया होता है तो उनका जो रिजल्ट होता है लाला, वो रिजल्ट क्या होता है? R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। तो इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे R इज इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, तो मान लेता हूं कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा लाला? बोल, अरे अल्फा ही होगा ना। अरे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। कैसे सर्वांग सम है? अरे ये वाली भुजा 15 तो इसमें भी 15, ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, दोनों त्रिभुजों में ओवेनिस्ट है। ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90, मतलब दोनों त्रिभुज कैसे? सर्वांग सम। जब सर्वांग सम होते तो सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये भुजा R1 और R2 भुजा भी क्या होगी? बराबर। ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा, यानी कि टोटल एंगल कितना होगा? 2 अल्फा। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 2 अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा? बस सिंपल, आपको यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 अल्फा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा निकाल लेते तो 2 अल्फा तो वैसे ही आ जाएगा। चलो अल्फा निकालते। अल्फा कैसे निकालेंगे? देखो अल्फा निकालने का तरीका, आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो tan अल्फा कितना आएगा? तो tan अल्फा निकालते हैं अपन। हाँ देखिए ये एंगल है, अल्फा निकालना है हमारे को। tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कौन सा बनेगा? ये, और कर्ण कौन सा बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। तो पहले आपको ये वाली वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू कैसे निकाले सर? चलो इसको भी निकालते हैं।
अरे ये कितनी है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, tan के अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है 15, आधार दिया हुआ है 10, तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो भाई, 15/10 लिखेंगे कि नहीं। यानी कि आंसर क्या मिला, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1.5, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो ताकि tan अल्फा 1.5 मिले। तो यह आंसर तभी मिलता है जब अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 56.3 डिग्री। याद रखोगे, कैलकुलेटर की सहायता से निकाली जाएगी। यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको वैल्यू को रटना नहीं है। ओके ठीक है, यहाँ कोई ना कोई हिंट्स दे रखी होगी आपको। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 56.3 डिग्री निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास में अल्फा निकल के आ गया। अरे जब अल्फा इतना है तो 2 अल्फा कितना आएगा लाला, 2 अल्फा आएगा 112.6 डिग्री, यानी कि हमारे को वैल्यू निकल के आ गई है कि यहाँ पे कितना रखना है, 112 डिग्री रखना है, 112.6 डिग्री रखना है। ओके, पी का मान इसे मान लो, क्यू का मान इसे मान लो, पी रखो क्यू रखो, 2p की cos थीटा से इसे सॉल्व करो। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं अपन। तो लिखेंगे r इज इक्वल टू, पहले ऐसे करते मैं इसका मान निकाल लेता हूँ। चलो इसका मान कैसे निकालेंगे अपन, तो r इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले ऐसा करते इसके मान रख लेते सारे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे के, ठीक है, के का मान जो भी होगा वो, क्यू का मान कितना है लाला, 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में r1 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। अरे भाई ये डिस्टेंस और ये जो r2 डिस्टेंस है वो तो दोनों बराबर होगी। मैं मान लेता हूँ ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, है ना। तो अपन लिखेंगे x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, k इंटू, अरे q2 का मान कितना, 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में, अरे r1 का मान मैंने x माना है तो r2 का मान भी कितना मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर। अरे सीधी सी बात है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, यानी कि ये x होगी तो ये भी x होगी। ओके, बस इसे p मान लो, इसे q मान लो, यहाँ पे रखो। p का स्क्वायर करना है मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे k इंटू 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर, इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर, प्लस आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे k इंटू 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर का और स्क्वायर प्लस 2pq, 2 लिखेंगे, p का मान कितना, k इंटू 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर। q का मान कितना, ये रहा, रखो यहाँ पे, k इंटू 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का मतलब होता है 112.6 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको 112.6 डिग्री रखना है, और cos 112 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.38 होती है, और वो भी माइनस में होती है। तो याद रखोगे, तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू रख लेता हूँ, इंटू माइनस में क्या लिखेंगे, 0.38। ओके, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि cos 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का मतलब कितना हुआ, 0.707। जैसे जैसे इसके अंदर एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वैल्यू क्या होती है, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos के अंदर तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपन ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करेंगे इसको, आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा, देखो यहाँ पर के, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो के, यहाँ पर भी के, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते, दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ, के को कॉमन ले लिया, इंटू 10 की घात माइनस 6 को भी कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने इसको भी ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अरे जब कॉमन लोगे तो साथ में स्क्वायर भी तो आएगा इनका। अब अच्छा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं।
के का इससे मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर हो गया, 2 का इससे मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर हो गया यानी x की घात 4 हो गया और यहाँ पर बचेगा 10 की घात -6 और 10 की घात -6 कितना हो गया 10 की घात -12। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात -12 और साथ में क्या लिखेंगे इंटू साथ में लिखेंगे माइनस का 0.38 यानी कि माइनस को आगे ले लो और यहाँ पे लिखेंगे इंटू में 0.38 करके लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसके अंदर से इसको घटाना है। तो बेटा एक बार इसको जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर यहाँ पे लिख लो आप, फिर मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, तो कर दो रफ। ओके, बहुत देखो एग्जाम में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते, इसमें क्या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कैलकुलेशन चेक नहीं किया जाता, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि वास्तव में आपको कितनी चीज आती है। यहाँ पर देखो इसका भी स्क्वायर है और ऊपर क्या है वर्गमूल है, तो इसको बाहर ले लो। तो हम इसको बाहर लेंगे तो हमारे को r इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा कि अरे इसका स्क्वायर इसका वर्गमूल है तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। लेकिन भाई साहब कैसे ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते ना। ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पे k का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर भी k का स्क्वायर बनेगा, ये बाहर आ सकता है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ से बाहर आ सकता है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे अंडर रूट के स्क्वायर बाहर आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 10 की घात -6। इसका साथ में स्क्वायर भी तो आएगा, के स्क्वायर है, यहां पर भी के स्क्वायर है तो के स्क्वायर से के स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पर एक्स की घात 2 है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो एक्स की घात 4 बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर एक्स की घात 4, अच्छा यहाँ पर भी एक्स की घात 4 बन रहा है, यहाँ पे एक्स की घात 4 है ऑलरेडी, तो इसको बाहर ले लो ना, तो एक्स की घात 4 भी बाहर आ जाएगा। तो जो अंदर बचेगा लाला वो क्या बचेगा यहाँ पर देखते हैं। 10 की घात -6 का स्क्वायर करो, 10 की घात -12 बचेगा इनटू इसका मल्टीप्लाई करो आप, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आएगा, प्लस 25 का स्क्वायर करो 6.25 आएगा। इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 8.50, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करो 8.50 आएगा, 8.50 माइनस यहां पर आते हैं, अरे इसको तो मैंने बाहर ले लिया, इसको भी मैंने बाहर ले लिया। यहां पर क्या बचेगा 10 की घात -12, 10 की घात -12 को मैं देखो 7.5 और 0.38 का मल्टीप्लाई करो, 7.5 और 0.38 का मल्टीप्लाई करो आप, कितना आंसर आएगा। ठीक है, वो आंसर आप निकालो। तो ये बेटा जो आंसर निकल के आएगा, ये आंसर निकल के आएगा, ऐसा करते हैं मैं 0.38 है ना, 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 40, 5 × 15 4 19, ठीक है, यहाँ पे 19 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 7 × 56, 5 7 × 21 और 5 26, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, 9 6 15, असल 1 6 1 7 8, यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी कि आपको क्या करना है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.85। कितना आएगा बच्चा 2.85। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.85 इंटू 10 की घात -12। इसको सॉल्व करेंगे, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा, वो आंसर निकल के आएगा, देखो k का स्क्वायर है, यहाँ पे वर्गमूल है, k बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है, यहाँ पे वर्गमूल है, मतलब x की घात 4 है, वर्गमूल है तो बाहर आएगा x स्क्वायर। अंदर जो बचेगा वो बचेगा, देखो 10 की घात -12 यहाँ पर भी है, 10 की घात -12 यहाँ पर भी है, बाहर ले लो तो बाहर क्या आएगा 10 की घात -6 आ जाएगा इनटू अंदर क्या बचेगा 8.50, 8.50 में से आप घटाओ 2.85, 8.50 में से माइनस जाएगा 2.85, तो यहाँ पर आंसर लगभग आएगा, आप ऐसे मान को चलो जैसे आपने 3 को घटा दिया तो कितना आएगा, 3 को घटाएंगे तो आएगा 5.5, यानी कि 5.65 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 10 8 15, चलो ठीक है 5.65, तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल में 5.65। आपको इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा और वर्गमूल लेकर के यहाँ पर आपको वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, इसको मैं रब कर दूं। ओके, हाँ इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो r इज इक्वल टू k का मान कितना 9 × 10 की घात 9, x का मान कितना आएगा, अरे ये x स्क्वायर कितना आएगा लाला भाई, अरे लाला भाई देखो ये क्या है 15, ये क्या है 10, आपको क्या निकालना है x। अरे x हमने इसी को तो माना था या इसको माना था, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू, अरे फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब पे क्या है 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 100, यानी कि कितना आंसर आएगा 325। कितना आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 325, यहाँ पे रखो 325
इंटू 10 की घात -6 इंटू, अरे 5.65 है तो मान के चलो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये आंसर निकल के आएगा 2.4। आप 2.4 मान के चलो, आप जैसे 2.5 मान के चलो आप, ठीक है ना, 2.5 मैंने मान लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आंसर बच्चा निकल के आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, और यही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा। बहुत लेंथी है, बहुत इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। देखिए बच्चा, और इसको आपको ये पूछा गया कि ये जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला, इसके साथ में कितने एंगल पे बनाएगा। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, बीटा है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला काम में लो। इसमें क्या करते हैं, Q किसको मानेंगे, इस वाले को, P किसको मानेंगे, इस वाले को मानेंगे। ओके, तो P मान लो, Q मान लो, और थीटा, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 2 अल्फा दिया गया, तो यहाँ पे 2 अल्फा रखेंगे, यहाँ पे भी 2 अल्फा रखेंगे, P का मान रखेंगे, Q का मान रखेंगे, और यहाँ से बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बच्चा अगला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रब कर दो इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाहरी त्रिज्या R2 वाले गोलीय चालक खोल, एक गोलीय चालक गोला दिया गया है जिसकी अंदर वाली त्रिज्या कितनी है R1 और बाहर वाली त्रिज्या कितनी है R2। ये त्रिज्या दी गई है R1 और ये त्रिज्या दे रखी है R2 दी गई है। ठीक है, तो इसने बोला है गोलीय चालक गोल पर Q आवेश है। अच्छा, इसको Q आवेश दिया गया है, ये ना अंदर से खोखला है, ठीक है, ये वाला अंदर से भाग कैविटी है इसके अंदर। तो इसने बोला, और यहां से भी क्या है, ये खोखला है। अंदर वाले की गोले की त्रिज्या R1 है और बाहर वाले गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है R2 है। तो इसने बोला है कि इसको Q आवेश दिया गया है। तो बच्चा आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब किसी भी चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। तो इसने बोला है कि इसको Q आवेश दिया गया, कैपिटल Q। तो कहाँ रहेगा वो, सतह पर ही तो रहेगा। अरे यहां पर जाकर फैल जाएगा, ये हो गया, कैपिटल Q हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, कैपिटल Q होगा। ओके, ठीक है, फिर इसने क्या पूछा है, हाँ, इसने बोला है खोल के केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा जाता। अच्छा, इसके सेंटर पे एक आवेश क्यों को रखा गया यहाँ पे। ठीक है, खोल के भीतरी एवं बाहरी पृष्ठों पर आवेश घनत्व क्या है। खोल के भीतरी यानी कि इस पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या होगा और इस वाले पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, देखिए बच्चा, अच्छी तरीके से तेरे को याद होगा, याद क्या होगा कि ये जो अंदर वाला जो भाग होता है ना खोखला गोला, वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। यानी कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। और इस किसी भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र 0 तभी आ सकता है जब इस वाले ये जो मैंने भाग बनाया इसके अंदर टोटल आवेश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, आवेश कितना होना चाहिए, टोटल 0 होना चाहिए। क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस वाले जैसे गोले के किसी पॉइंट पर यहाँ पर निकालना है, वैसे 0 होता है अंदर। अब 0 करने के लिए यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं गाउस का नियम अप्लाई करूंगा। गाउस का नियम क्या कहता है कि यदि इसे मैं गोला मान लो और इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का मान कितना होता है, EDA cos थीटा। अब फ्लक्स का मान मैं कह रहा हूं कि E का मान 0 है यहाँ पे, तो फ्लक्स भी कितना गुजरेगा, 0। और 0 तभी आ सकता है जब टोटल अंदर आवेश क्या हो, 0 हो।
यानी कि इस वाले गोले के अंदर टोटल आवेश 0 होना चाहिए। अब 0 करना है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर आवेश Q रखा गया है प्लस Q, तो अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसी घटना होगी, यहाँ पर प्लस Q को कैंसिल करने के लिए माइनस Q और होना चाहिए इसके अंदर। तो माइनस Q जो आवेश है वो इसकी अंदर वाली सतह पर यहाँ पर वितरित हो जाता है माइनस Q, ओके, ताकि ये वाला माइनस Q और ये वाला प्लस Q दोनों मिलकर के टोटल आवेश 0 बन जाएगा। जब टोटल आवेश इसके अंदर 0 होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी क्या मिलेगा, 0, यानी कि विद्युत क्षेत्र को 0 करने के लिए यहाँ पर एक माइनस Q आवेश प्रेरित होगा। जब इस वाली सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित होगा, ये कितना आवेश होगा, माइनस का Q। तो इतनी ही मात्रा में बाहरी वाली पृष्ठ पे प्लस Q आवेश आएगा, क्योंकि आवेश क्या रहता है, संरक्षित। यदि यहाँ पे जितना आवेश आएगा तो प्रेरण के कारण उतनी ही मात्रा में बाहर क्या आ जाएगा, प्लस Q आवेश आएगा। यानी कि बाहर पहले आवेश कितना था, कैपिटल Q, लेकिन जैसे आपने अंदर स्मॉल q रखा तो बाहर भी कितना आएगा, स्मॉल q आवेश आएगा। तो टोटल आवेश कितना हुआ बाहरी वाले पृष्ठ पे, तो लिखेंगे Q नेट इज इक्वल टू Q प्लस स्मॉल q, ओके। तो पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, बाहर वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इसको मैंने पहला गोला दे दिया, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, टोटल आवेश अपॉन एरिया। अरे फॉर्मूला क्या, आवेश अपॉन एरिया। आवेश कितना है, Q प्लस Q, अपन में एरिया कितना होगा इस बड़े गोले का। अरे भाई बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, R2 है, तो अपन लिखेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर। यही बाहर वाले गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब अंदर वाले का ज्ञात करते हैं कि भाई इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो इसका भी निकाल लेते हैं। अरे इसका कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा 2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, आवेश अपॉन में एरिया। आवेश कितना आएगा इसके ऊपर, माइनस Q, तो अपन लिखेंगे माइनस का Q। एरिया कितना होगा, छोटे गोले का क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा छोटे गोले का, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16, 14 हो गया, 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। हाँ बच्चा, अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अपन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है वो दिया गया है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि एक आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पे जाने पर स्थित विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक में असांतत्य होता है, जिसे एक आपको यहाँ पे पृष्ठ दिया गया है, ऐसे यहाँ पर एक आवेश दिया गया है प्लस, इसने बोला है कि एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ का विद्युत क्षेत्र है E1 और यहाँ का विद्युत क्षेत्र है E2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थित विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक में असांतत्य होता है, जिसे अपन लिखते हैं, वो लिखा गया है, इसने लिखा है कि आपको ये प्रूव करना है E2 माइनस E1 n कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, चलो इसको देखिए बच्चा। एक तो आप इसको गाउस के नियम की सहायता से भी इसको आप प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको गाउस के नियम की सहायता से नहीं करना और शॉर्ट तरीके से करना है तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, E2 माइनस E1 करना है। तो E2 माइनस E1 कैसे करेंगे अपन, देखो बच्चा, E2 माइनस E1 जो हम करेंगे वो करेंगे, देखो E2 की डायरेक्शन ये होगी, अरे ये कैसा प्लेट है, धनावेशित है, और धनावेशित की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। और E2 की वैल्यू कितनी होगी लाला, अरे E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, किसी परत की वजह से किसी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन कौन सी, ये वाली होगी। इसको मैं मान लेता हूँ कि n कैप है, क्या है, n कैप है, तो मैं लिखूंगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, n कैप। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, अरे भाई इसकी वजह से यहाँ पे ज्ञात करो, बोले यहाँ पे ज्ञात करो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ये वाली आएगी, अरे इसकी वजह से लंबवत दिशा होगी और बाहर की ओर, यानी कि इधर, यहाँ पर बाहर की ओर मतलब इस डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अरे इस डायरेक्शन को मैंने n कैप लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस n कैप लिखूंगा, क्या लिखूंगा,
माइनस एन कैप। बस ये प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, करो इसको सॉल्व। तो अपन लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे माइनस को आगे ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो आएगा E2 माइनस E1 वेक्टर इज इक्वल टू, अरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि E2 माइनस E1 का मान कितना मिला, अरे E2 माइनस E1 का मान जो मिला वो मेरे को कितना मिला, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या मिली, अरे डायरेक्शन क्या मिली, एन कैप मिली। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ E2 माइनस E1 एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यही हमारे को प्रूव करना था और मैंने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते हैं अपन। सेकंड पार्ट दिया गया कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक संतत होता है। इसने बोला है कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से, आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से यानी कि ये एक पार्श्व हो गया, ठीक है, और फिर पूछा है दूसरे पार्श्व पर, यानी कि एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक संतत होता है। इसने बोला है कि स्पर्श रेखीय जो घटक है वो आपको निकालना है। तो देखो स्पर्श रेखीय घटक संतत यानी कि शून्य होगा, जो सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, लंबवत होगा, तो इस डायरेक्शन में यदि हम घटक निकालने जाएंगे तो घटक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो अपन लिखेंगे शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। यदि इस डायरेक्शन में भी यदि विभव हो, मतलब इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होता तो इस डायरेक्शन में भी क्या निकल के आता, विभव निकल के आता। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते विभव का मान भी क्या मिलता है, जैसे इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में भी होता तो यहाँ का विभव कम होता, यहाँ का विभव ज्यादा होता, तो धनावेशों का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि इस तार पर आवेशों का प्रवाह होने लगता है, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 16 के बाद में 17 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं कर दूं बेटा इसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 2 3 4 साक्षरता की जय जयकार। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, अब तो करो बंद अत्याचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा वाला एक लंबवत आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षी चालक बेलन के द्वारा घिरा हुआ। अच्छा, एक बेलन दिया गया है, ये बेलन है, इसके ऊपर आवेश कैसा है, एक समान आवेशित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है लैम्बडा, इसका रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है लैम्बडा। एक बेलन दिया हुआ है, पतला बेलन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक समाक्षी बेलन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, ऐसा बेलन दिया गया है, खोखला बेलन। दोनों बेलनों के बीच में, एक बेलन ये है, एक बेलन ये बड़ा वाला, इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे निकालना है या यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, अरे ये सेम उसके जैसा डेरिवेशन है, कौन सा, जब हमने पढ़ा था ना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय आवेश घनत्व वाले तार की वजह से किसी r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र, सेम ऐसा ही। अरे इसको आप एक तार मानो जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा, इसकी वजह से एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट दे दिया मैंने P, यहाँ पे निकालना है विद्युत क्षेत्र। अरे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, अरे वहां पे विद्युत क्षेत्र निकाला तो क्या आएगा, 2k लैम्बडा अपॉन में r। अरे ये आंसर निकल के आया था कि नहीं आया था, याद करो, आप उस लेक्चर को वहां पे जाकर के देख सकते हो, सेम एज इट इज तरीका है। या फिर इसको लिखा जा सकता है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अरे गॉस के नियम की सहायता से जब हमने अनुप्रयोग पढ़े थे उसके अंदर मैंने इसका डेरिवेशन करवाया हुआ है। ओके, तो वहां पे जाकर के भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक गॉसिय पृष्ठ बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक गॉसिय पृष्ठ बना लिया, ये वाला, ये मैंने एक गॉसिय पृष्ठ बनाया, ये वाला, ठीक है, ये गॉसिय पृष्ठ हो गया।
इस गाउसी प्रश्न निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? EDA cos थीटा। इसको 3 भागों में बांट देंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? EDA cos थीटा पहले पृष्ठ के लिए, EDA cos थीटा दूसरे पृष्ठ के लिए और EDA cos थीटा तीसरे पृष्ठ के लिए। पहला पृष्ठ इसको मैं मान लेता हूँ, दूसरा इसे मान लेता हूँ, तीसरा इसे मान लेता हूँ। अरे दूसरा पृष्ठ तो ऊपर होगा, विद्युत क्षेत्र इसे हुआ, थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री, यानी कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। अरे थीटा की वैल्यू 90 होती है तो फ्लक्स कितना होता है? 0, क्योंकि cos 90 0। यहाँ पर आते हैं, अरे यहाँ पर एंगल मतलब एरिया इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, यहाँ पे भी थीटा कितना बनेगा? 90। मैं मान लेता हूँ कि ये सरफेस कौन सा है? तीसरा वाला सरफेस, यानी कि यहाँ पे भी थीटा कितना बनेगा? 90, यानी कि ये तो वैसे ही दोनों 0 हो जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, अरे इस वाले सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन ये, विद्युत क्षेत्र भी ये, थीटा कितना बनेगा? 0, cos 0 कितना होगा? 1। तो आंसर क्या मिलेगा? EDA। क्या मिलेगा? EDA। ठीक है, EDA। अरे ई को हम बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DA। DA का मतलब होता है छोटे छोटे क्षेत्रफल हमने जो लिए हैं, वक्राकार भाग, बेलन का वक्राकार भाग कितना होता है? 2 पाई RL। अरे 2 पाई RL, L का मतलब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L का हम लिखेंगे 2 पाई RL। अरे फॉर्मूले से जब हमने फ्लक्स निकाला था क्या आया? E × 2 पाई RL। ओके, यदि मैं यही फ्लक्स गाउस के नियम की सहायता से निकालता तो क्या लिखता? सिग्मा क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है? जो आपने बेलन यहाँ से यहाँ तक लिया है, इसके अंदर टोटल आवेश कितना है। अरे आवेश कैसे निकालते हैं? आवेश का घनत्व दिया गया होता है तो फॉर्मूला होता है, अरे लैम्बडा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? Q अपॉन L। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा इंटू सॉरी लैम्बडा इंटू L। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्बडा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अरे आप फ्लक्स फॉर्मूले से निकालो या गॉस के नियम से निकालो, शुड बी इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे E 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या होगा? L से L कैंसल, तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्बडा अपॉन में, अरे 2 पाई R इसके नीचे जाएगा तो अपन लिखेंगे 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और यही आंसर निकल के आएगा। और देख लो यही आंसर है। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।